नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत कैसा है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो देखिए, बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। चित्रित धूसर मृद भांडों से जुड़ा हुआ है। अब ये प्रॉब्लम हो गई, ये चित्रित धूसर मृद भांड क्या होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चित्रित से ही कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे कि चित्र किए हुए हैं। चित्र किस पे किए हुए हैं? बर्तन के ऊपर किए हुए हैं। जो लोग एक विशिष्ट प्रकार के, एक विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, उसे ही चित्रित धूसर मृद भांड के नाम से जाना जाता है। दरअसल लोहा कितना प्राचीन है, इसके संबंध में जो साहित्यिक उल्लेख किए गए हैं, उनसे जो पुष्टि होती है, उनके जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अहिछत्र से, इसके अलावा अतरंजी खेड़ा से, आलमगीरपुर से, मथुरा से, रोपड़ से और श्रावस्ती से। ये इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती से जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो लोह युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। और इस समय जो लोग होते थे वो एक विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, और इसे ही चित्रित धूसर मृद भांड के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में विशाल भंडार किसके थे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा लोहे के भंडार थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध जो राज्य है उसमें लोहे के विशाल मात्रा में भंडार पाए गए थे। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मगध के उत्थान के लिए मगध का कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। यानी मगध का उत्थान, मगध का विकास सबसे ज्यादा कौन से शासक के काल में हुआ था। तो देखिए, आपको एक तो दे रखा है बिंदुसार, एक दे रखा है बिंबिसार। इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूजन होते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिंबिसार होगा। बिंबिसार है वो मगध की गद्दी के ऊपर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में बैठा था, और राजगृह का निर्माण करके बाद में राजगृह को इसने अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, और इसने चंड प्रद्योत जो कि एक अवंती का शासक था, उसकी सेवा के अंतर्गत अपने राजवैद्य जीवक को इसने भेजा था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र ने की थी, और उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार है वो महत्वपूर्ण है, उसके लिए ये उत्तरदायी है। तो बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस राज्य का आपको नाम बताना है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका मगध होगा। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में जो जंगल पाए जाते थे उसमें हाथी हैं वो काफी पर्याप्त मात्रा में वहां पाए जाते थे, और उसका प्रयोग किसने किया था? मगध जो राज्य है उसकी सेना ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन भारत में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। प्राचीन काल में स्रोत लिखे जाते थे, वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, ये आपको बताने हैं। तो देखिए, इसका आंसर तो शायद आपको आता होगा। संस्कृत क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांश जो लोग होते थे वो संस्कृत भाषा ही प्रयोग में करते थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हेरोडोट्स को माना जाता है। तो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर है और पोरस के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो कहां पर लड़ी गई थी वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें बाद में क्या किया गया था, पहले इसको हाइडेस पीज है उसको सही माना था, लेकिन बाद में स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लगाया, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क का मतलब तो आप समझते होंगे, बोनस दे दिया सभी को। बोनस क्यों दिया था? क्योंकि इसमें हाइडेस पीज और झेलम दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो आप सोच रहे होंगे दोनों करेक्ट आंसर क्यों होंगे? क्योंकि भैया जो झेलम नदी है, झेलम को ही यूनानी भाषा में हाइडेस पीज के नाम से जाना जाता है, और ये तर्क दिया था स्टूडेंट्स ने, जिसके बाद में बोर्ड ने इसको मतलब डिलीट करना पड़ा इस क्वेश्चन को, इसका बोनस अंक देना पड़ा। यूनानी जो स्रोत है उसके अनुसार पौरव के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? पोरस था, और उसके साथ में सिकंदर
का जो एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था वो हाइडेस्पीच नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध के अंतर्गत पोरस की हार हुई थी और इसमें सिकंदर है वो इसमें विजयी हुआ था। पोरस की बहादुरी से सिकंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इसने क्या किया, पोरस से जो भी राजपाट इसने लिया था वो वापस पोरस को इसने सौंप दिया और बाद में इससे क्या कर ली, मित्रता कर ली। ठीक है, लेकिन झेलम नदी है उसको यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में इसी तरीके से दिया जाता है तो आपको इसमें हाइडेस्पीच करना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड कन्फर्म है, बाद में ऑब्जेक्शन आएगा और इसको डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको बोनस देना पड़ेगा। या तो दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, या फिर दोनों ऑप्शन में आएंगे, कोई तीसरा ऑप्शन इस तरीके से आएगा, ए व ब दोनों इस तरीके से आएगा। और अगर दोनों में से एक आया तो आपको मैंने बता ही दिया। जब भी आप हाइडेस्पीच का नाम पढ़ो तो साथ साथ में झेलम का नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसकी सेना ने ग्रीक सिकंदर के साथ में झेलम नदी के तट के ऊपर मुकाबला किया था। तो देखिए अभी मैंने आपको सारे डाउट हैं वो क्लियर किए हैं। किसने किया था, पोरस ने किया था। पोरस इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो यहूदी हैं उनके धार्मिक पाठ का नाम क्या है। तो क्या है, सुक्ति संग्रह है, नहीं है, गलत है। मूसा संहिता है, बिल्कुल सही है, मूसा संहिता इसका करेक्ट आंसर होगा। यहूदियों के धार्मिक पाठ है उसका नाम तोरह है, या फिर इसको हिंदी में मूसा संहिता के नाम से जाना जाता है। इनका जो पूजा स्थल है इसको किस नाम से जानते हैं, सिनागोग के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। यहूदियों का जो पूजा स्थल है इसको सिनागोग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक जो बौद्ध हैं और जो जैव अवेस्ता है वो पारसी हैं, उनका पवित्र ग्रंथ है। तो ये आप ध्यान में रखना, मूसा संहिता इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न राजवंशों को काल क्रमानुसार जचाइए। ये आपको 4 राजवंश दे रखे हैं और इनको काल क्रमानुसार आपको सेट करना है कि पहले किसका कालक्रम था उसके बाद में किसका था। तो अगर आपको हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए मैं आपको सभी का बता देता हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना वीडियो को लाइक करके अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लेना। आपको जब टाइम मिले तब आप इसको देख सकते हो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। तो इसका कालक्रम था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं शिशुनाग की। क्यों करते हैं शिशुनाग की बाद में बात, क्योंकि इसका कालक्रम था 412 से लेकर 345। ठीक है, तो ये 412 पर पूरा हुआ था और ये 412 पर शुरू हुआ था और 345 कालक्रम इसका है। इसके बाद में बात करें नंदवंश की, तो इसके बाद में नंदवंश की क्यों करें, क्योंकि ये शुरू हुआ था 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मौर्य वंश की, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का कालक्रम निम्न में से कौन सा था। इस तरीके से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सा था, 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन है कौन सा होगा आप देख लेना, सेट कर लेना इनको, इस तरीके से होगा। मैंने आपको सभी बता दिए हैं कालक्रम अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, महाभाष्य लिखा था। तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे, पतंजलि थे। और ये जो ग्रंथ है वो हमें किसके बारे में जानकारी देता है, जो मौर्य वंश है वो अपनी आर्थिक संकट से बचने के लिए उसने जो देवी देवताएं हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई थी, उनकी मूर्तियां बनाई थी और बाद में वो बेची थी। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है। और इसके रचनाकार कौन है, पतंजलि इसके रचनाकार थे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्न नामों में से प्राचीन भारत में चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और जिसका नहीं पढ़ा हुआ होता है वो क्या करता है, पहले तो चरक देखता है। तो चरक तो सभी में लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में क्या देखता है, यही होता है स्टूडेंट्स के साथ है, मुझे पता है एग्जाम में भी यही होता है। फिर क्या देखता है, 3 में सिमिलर कौन सा है, तो 3 में सिमिलर सुश्रुत दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी आप देख लेना। उसके बाद में आप क्या करते हो, यहाँ के अटक जाते हो कि भैया अब यहाँ पर कौन सा आएगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर भिन्न भिन्न दे रखे हैं, यानी यहाँ पर सेम दे रखा है, लेकिन ये तो ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल हो गया ना। ये 3 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ये जो तीनों चिकित्सक हैं इन्हीं को आयुर्वेद के अंतर्गत, जो चिकित्सक हैं इनको आयुर्वेद के अंतर्गत महारत हासिल थी। ठीक है, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इनको चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन भारत में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो ये अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले इसके सिमिलर क्वेश्चन की। संस्कृत क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं वो लिखने के लिए अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो संस्कृत भाषा को ही काम में लेते थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए बात करते हैं कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो देखिए बिंबिसार कौन से साम्राज्य के राजा थे? हर्यक वंश के, हर्यक साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अजात शत्रु किसका बेटा था? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अजात शत्रु है वो किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था, और बाद में इसको मार गिराया था। किसने? अजात शत्रु ने। किसको? बिंबिसार को। ये 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, राजगृह का निर्माण बनाया कर था, और बाद में बिंबिसार ने इसी को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु ने की थी। ठीक है, मगध का जो उत्थान हुआ था उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी शासक कौन था? बिंबिसार था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? तो सिकंदर महान 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में किसको हराया था? तो मैंने आपको डिटेल से बताया है किसको हराया था, पोरस को हराया। कि झेलम नदी है उसी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। इस युद्ध के अंतर्गत पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की विजय हुई थी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? मगध जनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपद है, जिसके बारे में 2-3 क्वेश्चन के बारे में अपन ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहां पर थी? तो देखिए गंधार की राजधानी कहां पर थी? तक्षशिला में थी। तक्षशिला इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में किसके संघों को श्रेणी कहते हैं? तो ये जो व्यापारिक संघ होते थे उनको श्रेणी के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, एक बार ध्यान में रखना इसको। तो देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी के बाद में भारत की स्थिति क्या थी, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने उनके बारे में अपनी बात की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।